नजर। तो आपको शॉर्ट में आज की 4 बड़ी खबरें बता देते हैं, फिर इसे डिटेल में आपको समझाएंगे। तो पहली खबर है स्मार्ट मीटर से जुड़े हुए कंफ्यूजन को लेकर के। तो अभी थोड़ी देर में इसे दूर कर लीजिएगा आप, और इसके बाद पीके की कास्ट पॉलिटिक्स को आपको समझाएंगे और फिर आपको बताएंगे पूर्व मंत्री बृजबिहारी प्रसाद हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है इस बारे में। और उसके बाद बताएंगे आपको कि धनबाद में कैसे कोयले की चोरी होती है, इसे आपको डिटेल में बताएंगे। आप देखते रहिए, खबर तो समझिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं स्मार्ट मीटर की। देखिए, स्मार्ट मीटर को लेकर के छिड़े घमासान और भ्रम को लेकर पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने स्मार्ट मीटर क्यों है जरूरी इसकी जानकारी दी, और इन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर पूरी तरह से पारदर्शी है और इसमें कहीं से ये कहना कि ज्यादा बिल आता है ये गलत है। डीएम ने कहा है कि अब रिचार्ज खत्म होते ही कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे, बल्कि पहले कई दिनों से अलर्ट मैसेज आना शुरू हो जाएगा और 7 दिनों की मोहलत भी दी जाएगी। और अभी जो अचानक कहा जाता है कि अचानक बिजली कट जाती है और अंधेरा हो जाता है, तो इसके लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि एक तो बिजली दिन में कटेगी 12 से 2 बजे के या दोपहर में कटेगी, रात में नहीं कटेगी। आपका मीटर में अगर पैसा खत्म हो गया है तब भी रात में नहीं कटेगी। दूसरा ये है कि बिजली जो है काटने से पहले आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, मैसेज दिया जाएगा। पहले 3 दिन पहले मैसेज दिया जाता था, लेकिन अब 1 सप्ताह पहले से मैसेज दिया जाएगा कि आपका बैलेंस खत्म हो रहा है, आप इसको रिचार्ज कर लें, अन्यथा आपकी बिजली कट सकती है, इस तारीख तक कट सकती है। तो उस बीच में आप रिचार्ज कर सकते हैं और आपकी बिजली रहेगी। और इसके बाद भी अगर आपका बैलेंस खत्म हो गया तब भी अचानक नहीं कटेगी, आपको अंतिम वार्निंग दी जाएगी कि आपका बैलेंस खत्म हो गया है। निगेटिव बैलेंस पर भी 24 घंटे की सुविधा दी जाएगी आपको, और उस 24 घंटे में आप उसको रिचार्ज करा लें अपने मीटर को, ये व्यवस्था रखी गई है। तो आपने सुना अभी डीएम का बयान, जिन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर का रिचार्ज अगर खत्म भी हो जाता है तो तुरंत बिजली नहीं काटी जाएगी, और खासतौर पर रात में बिजली कट नहीं होगी। जब भी बिजली कटेगी वो दिन का ही समय होगा। तो आइए स्मार्ट मीटर से जुड़ी हुई जितनी भी कंफ्यूजन है उसको आप दूर कर लीजिए। देखिए, स्मार्ट मीटर को लेकर के आरजेडी ने आंदोलन शुरू किया, और आरजेडी का आरोप है कि स्मार्ट मीटर से बिजली बिल ज्यादा आ रहा है। स्मार्ट मीटर को आरजेडी ने चीटर मीटर भी कहा। सरकार ने स्मार्ट मीटर पर आरजेडी को आईना दिखाया, और स्मार्ट मीटर लगने के बाद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बिल कम हुआ। अब ऐसे में सरकार का कहना है कि स्मार्ट मीटर जनता के फायदे के लिए है। स्मार्ट मीटर से बिजली की पहले चोरी होती थी, वो भी अब रुकेगी, इस पर रोक लगेगा। लेकिन आरजेडी के लोग स्मार्ट मीटर पर भ्रम फैलाने में लगातार लगे हुए हैं और लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं हटाने की। अब पटना डीएम ने भी लोगों को यह बताया कि स्मार्ट मीटर जो है वो किस तरीके से लोगों के फायदे के लिए है, और स्मार्ट मीटर पूरी तरीके से पारदर्शी है। रिचार्ज खत्म होते ही अब कनेक्शन भी नहीं काटा जाएगा, तुरंत बिजली नहीं कट होगी, और खासतौर पर रात में बिजली कभी भी नहीं कट होगी अगर आपका रिचार्ज भी खत्म हो जाता है। लेकिन इसके अलावा एक और सुविधा दी जा रही है कि रिचार्ज के लिए 7 दिनों की मोहलत भी आपको मिलेगी। स्मार्ट मीटर पर हर कंफ्यूजन को आप यहां पर दूर कर सकते हैं, जिस तरीके से आपने डीएम का बयान भी सुना है कि 7 दिनों की आपको मोहलत मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे, और अब बात करेंगे पीके की। देखिए, अलग तरीके की राजनीति का दावा कर बिहार की राजनीति में एंट्री मारने वाले प्रशांत किशोर ने पुरानी परिपाटी पर चलते हुए ही एक दलित को अध्यक्ष बनाकर मास्टर स्ट्रोक मारने की कोशिश की है। प्रशांत किशोर रैली के दौरान अपने नए अध्यक्ष की खूबियों को गिनाते रहे और बीच बीच में दलित अध्यक्ष बताना भी नहीं भूल रहे थे। कास्ट पॉलिटिक्स में दूसरों से अलग दिखने का दावा करने वाले पीके पर अब बिहार के राजनीतिक दल के नेता तंज कस रहे हैं। जय बिहार, जय बिहार, पीछे तक बोलिए, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बिहार की सक्रिय राजनीति में एक बार फिर प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई है। वहीं प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार के तौर पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों के लिए काम कर चुके हैं।
बिहार में नीतीश और लालू दोनों की पार्टी के लिए काम करने के बाद 2 अक्टूबर 2024 यानी गांधी जयंती के दिन प्रशांत किशोर ने अपनी नई पार्टी लॉन्च कर दी। जनसुराजियों क्या विचारधारा हुई मानवता, मानवता से आगे बढ़कर कोई बात नहीं। प्रशांत किशोर ने शिक्षा, रोजगार और गरीबी को मुद्दा बनाकर नए तरह की राजनीति की बात जरूर कही है, लेकिन उनकी नजर सियासी समीकरण और कास्ट पॉलिटिक्स पर भी बराबर है। तभी तो प्रशांत किशोर ने मनोज भारती को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, लेकिन अपने नए अध्यक्ष की खूबियों को गिनाने के साथ साथ बीच बीच में दलित अध्यक्ष बताना भी नहीं भूले। कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर मनोज भारती जी जो अनुसूचित समाज के हैं, लेकिन ये प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल आदमी है। कास्ट पॉलिटिक्स में दूसरों से अलग दिखने का दावा करने वाले पीके ने जैसे ही अपने कार्यकारी अध्यक्ष की जाति बताई, बिहार के राजनीतिक दल के नेताओं ने तंज कसना शुरू कर दिया। अरे भाई, चुनाव विधानसभा का आने वाला है कि नहीं बिहार में, तो दुकान खुलेगा ना। चुनाव के मौके पर बहुत दुकान खुलते हैं। खुद को अलग तरह की राजनीति करने वाले प्रशांत किशोर पर बिहार की बाकी पार्टियों के नेताओं ने अपने अपने तरीके से तंज कसा। अब ये तो जो लॉन्च हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी का बेबी प्रोजेक्ट है और बेबी प्रोडक्ट भी है। मतलब है कि पूरे शराब कंपनियों के पैसा से ये लॉन्च हुए हैं बिहार में, जिसमें राजद का भरपूर सहयोग रहा है। शुभकामना है, आजादी है सबको पार्टी चलाने की। आज से उनकी असली परीक्षा शुरू होगी। बिहार की राजनीति में जाति का जोर है तो प्रशांत किशोर ने इसका खास ख्याल रखा है। दलित समुदाय से आने वाले रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी मनोज भारती को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाकर प्रशांत किशोर ने पहली चाल चल भी दी है। ऐसे में सवाल है कि पीके की कास्ट पॉलिटिक्स बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी से अलग कैसे है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। प्रशांत किशोर के कास्ट पॉलिटिक्स को समझने के लिए पहले बिहार की राजनीति के पहिए को थोड़ा पीछे ले जाना होगा। 1990 के बाद से बिहार की राजनीति 3 शख्सियतों लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान के इर्द गिर्द घूमती रही। रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके बेटे चिराग पासवान परिवार की राजनीतिक विरासत आगे बढ़ा रहे हैं, तो तेजस्वी ने लालू यादव की पार्टी की कमान संभाल रखी है। और अब बिहार की राजनीति में नई एंट्री हुई है प्रशांत किशोर की। वही प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार के तौर पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों के लिए काम कर चुके हैं। प्रशांत किशोर अब खुद को बिहार की राजनीति की एक धुरी बनाने में लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार रहे हैं और इसीलिए उनको पता है कि बिहार की राजनीति कास्ट के आधार पर होती रही है और यही वजह है कि उन्होंने 2 बड़े वर्ग दलित और मुस्लिम पर फोकस किया है। क्यों, आइए ये भी जानते हैं। बिहार में दरअसल दलित आबादी की बात करें तो 19.65% है और चिराग पासवान देखिए खुद को दलितों का सर्वमान्य नेता मानते हैं। हालांकि उनकी पार्टी को महज 6.6% वोट मिले। दलित वोट में अपनी एक जगह जीतन राम मांझी भी बना रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी को करीब 1% वोट ही मिले। ऐसे में प्रशांत किशोर को बिहार के दलित वोट में स्पेस दिख रहा है और यही वजह है कि उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष दलित समाज से ही बनाया है। और बिहार में अगर मुस्लिम आबादी की बात की जाए तो बिहार में मुस्लिम आबादी 17.70% है। आमतौर पर मुस्लिम समाज के लोग आरजेडी को वोट करते हैं। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को भी मुस्लिम वोट मिलता रहा है और यही नहीं, 2020 की विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को भी मुस्लिम वोट मिला था। प्रशांत किशोर को यहां भी स्पेस दिखता है और यही वजह है कि बार बार मुस्लिम समुदाय के लोगों को आरजेडी से बचने की नसीहत देते रहे हैं और इसी तरीके से आप ये समझ सकते हैं पीके की ये कास्ट पॉलिटिक्स को। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और देखिए 2 अक्टूबर 2024 को प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी बनाई और मनोज भारती को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। प्रशांत किशोर ये बताना बिल्कुल नहीं भूले कि मनोज भारती दलित समाज से आते हैं। मनोज भारती को लेकर उनके गांव के लोग क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम उनके पैतृक गांव मधुबनी के खिड़हर पहुंची। बिहार के इस मिट्टी के लाल के सम्मान में जिनका नाम है मनोज भारती,
मैं एक बार चाहूंगा कि सब लोग ताली बजाकर स्वागत कीजिए। 2 अक्टूबर 2024 को प्रशांत किशोर की पार्टी लॉन्च हुई और बिहार में एक नाम की चर्चा खूब जोर शोर से होने लगी। वो नाम है मनोज भारती। मनोज भारती जी जो अनुसूचित समाज के हैं, कार्यवाहक मनोज भारती को जनसुराज का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। प्रशांत किशोर ने उनका परिचय कराते समय इतना जरूर बता दिया कि वो दलित समाज से आते हैं, लेकिन इसके अलावे बहुत से लोगों को ये नहीं पता था कि मनोज भारती कौन है। ये इसलिए नहीं है कि ये दलित समाज के हैं, ये काबिल हैं जो दलित समाज के भी हैं। न्यूज 18 की टीम मनोज भारती के पैतृक गांव मधुबनी के खिड़हर भी पहुंची, लेकिन खिड़हर बाजार के लोग ही मनोज भारती के बारे में नहीं जानते। क्या मनोज भारती को आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं। नहीं पहचानता, कोई जानकारी नहीं। अब बने हुए हैं तो अब आएंगे फील्ड में तो पहचान लेंगे, जान लेंगे। इससे पहले तो नहीं जानते थे। वैसे उनके गांव के कुछ नजदीकी लोग जरूर जानते हैं कि मनोज भारती पूर्व IFS है, जो बेलारूस, इंडोनेशिया, यूक्रेन सहित कई देशों के राजदूत भी रहे हैं। गाँव अभी हमारा संगे उनका विशेष घूमना फिरना हमारा संगे चलन। मनोज भारती लंबे समय बाद कोरोना के लॉकडाउन में अपने गांव खिड़हर आए थे। रिश्ते में उनके भतीजे लगने वाले संदीप भारती की अगर माने तो मनोज भारती के मन में समाज के लिए कुछ करने की चाहत जरूर है। उनकर शुरू से इच्छा रहन कि हम सामाजिक कुछ विकास करी। तो सेवा रहत काल में तो नहीं विकास कर पेलखिन, सेवा रहत काल में तो विदेश में सेवा कलखिन जे सरकार के नियमानुसार। IFS के तौर पर अपनी सेवा दे चुके मनोज भारती बिहार की राजनीति में बस जनसुराज का दलित चेहरा बनकर रह जाते हैं या फिर जमीन पर अपनी छाप भी छोड़ते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। आइए अब थोड़ी जानकारी मनोज भारती से जुड़ी हुई आपको देते हैं कि आखिर मनोज भारती कौन हैं। तो देखिए, इनके पिता मनोज भारती के पिता अधिकारी रहे हैं और उनके पिता कभी गांव में नहीं रहे। तो मनोज भारती ने भी बाहर रह करके ही अपनी पढ़ाई पूरी की और मनोज भारती पढ़ाई में काफी अच्छे थे और अच्छी पढ़ाई करके IFS बने। कई देशों में राजदूत के तौर पर भी इन्होंने काम किया और बेलारूस, इंडोनेशिया और यूक्रेन के राजदूत भी रहे हैं मनोज भारती। तो मतलब ये हुआ कि मनोज भारती का गांव से बहुत ज्यादा नाता नहीं रहा है, चूंकि इनके पिता भी गांव में नहीं रहे और ये खुद भी बाहर रहे। लेकिन अब उनके अध्यक्ष बनने के बाद इनकी जाति की भी चर्चा हो रही है और इनकी जाति का भी जिक्र कर दिया गया है। तो ये अब देखने वाली बात होगी आगे कि किस तरीके से यह काम करते हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करेंगे झारखंड की। धनबाद के कोयला चोरी पर झारखंड हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। कोयला चोरी की जांच अब CBI करेगी। तत्कालीन SSP संजीव कुमार और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जांच होगी। हाईकोर्ट ने यह माना कि कोयला चोरी काफी गंभीर मामला है और आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत से यह सब हो रहा है, इसीलिए पुलिस की संलिप्तता की जांच होगी। और अब इस मुद्दे पर बीजेपी और JMM के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है। कोयला की चोरी में कहूंगा कि सरकारी संरक्षण में हुआ और किस प्रकार से सरकार के संरक्षण में हुआ, सरकार ने किस प्रकार से वहां पर जो दागी अफसर थे, कमजोर का तो नहीं बल्कि चोरी करने वाला जो सरकार या डकैत कह सकते हैं, इस प्रकार के अफसरों को वहां पर पदस्थापित किया गया। आप सबको ध्यान में है उस समय कई बार हमारे पार्टी की ओर से धरना प्रदर्शन हुआ धनबाद में, हम खुद भी गए थे और मैंने वहां भी कहा था लोगों से और संभवतः इस हॉल में भी कई बार मैंने आप सब लोगों के समझ। हाईकोर्ट का जो भी आदेश है ठीक है, सम्मान करता हूं। जांच भी होती है, CBI अगर इस मामले को टेकअप करती है तो निष्पक्ष भाव से जांच हो, कौन दोषी हैं, कौन लोग चोरी करते थे, किन की दबंगई चलती थी वहाँ, कौन लाभान्वित होते थे। भाजपा के ही विधायक का सुर्खियों में नाम रहता था, अब सांसद भी बन गए हैं। बहुत सारे पहलू हैं, उस पर जांच हो और जो भाजपा के नेतागण थे जो पूरी तरह से लिप्त थे
उनका पैसा या कट मनी कहाँ तक जाता था, बाबूलाल जी को बताना। और यहां रुक रहे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।